हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। फ्रेंड्स, मणिपुर में एक लंबे समय से अशांति और हिंसा का माहौल है। वहाँ की दो प्रमुख कम्युनिटीज़ कुकी और मैताई के बीच में हमको हिंसा देखने को मिलती है। ये हिंसा का क्या रूप है, ये कुछ समय पहले ही हमारे सामने कुछ वीडियोस आते हैं जहाँ पर देखने को मिलता है कि किस बर्बरता से और अमानवीय तरीके से वहाँ पर महिलाओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है। ये जो क्लिप्स हमारे सामने आए, ये पूरी मानवता को शर्मसार करते हैं। फ्रेंड्स, इसी बीच हम देखते हैं कि इस मुद्दे पर अभी तक हमारी भारत की संसद में एक मीनिंगफुल डिबेट डिस्कशन बहस नहीं हुई है। और अब जब अपोजिशन और रूलिंग पार्टी बहस को रेडी हो गए हैं तो बहस का क्या रूप होगा, इसको लेकर अब बहस चल रही है। यानी कि मणिपुर के मुद्दे पर बहस तो नहीं हुई है, किस तरह से बहस की जाएगी इस बात पर अब बहस हमको देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इसी बात को डिस्कस करने वाले हैं कि आखिरकार किन पार्लियामेंट्री लॉज के चक्कर में ये बहस अटक गई है और यहाँ पर अपोजिशन पार्टीज और रूलिंग पार्टीज क्यों आमने सामने आ गई हैं, खासकर ऐसे समय पर जब हमको राष्ट्रीय एकता का चरित्र दिखाना चाहिए ताकि मणिपुर में जो अशांति का माहौल है उसको हम शांति में बदल सकें। वो चीज़ पॉसिबल तभी हो पाएगी जब हम एकजुट होंगे। तो एकजुटता का जब समय आ रहा है तब भी हमारी पार्टीज आपस में क्यों लड़ रही हैं, कौन से वो लॉज हैं, कौन से वो क्लॉजेज हैं जिसको लेकर ये बहस चालू है, और आखिरकार जो मणिपुर की हिंसा पर बहस होनी चाहिए वो इस बहस में छुप गई है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं। आइए चालू करते हैं आज का सेशन। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो मणिपुर की हिंसा है उसको लेकर सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर से हमको प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। यूएस ने लगातार इस मुद्दे को उठाया है और बताया है कि मणिपुर में जो हिंसा हो रही है, वहाँ पर जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं, वो पूरे विश्व के लिए एक चिंता का विषय है। हालांकि इंडिया ने यहाँ पर बताया कि इंडिया का ये आंतरिक मामला है और इंडिया यहाँ पर सक्षम है कि वो अपने इस आंतरिक मामले को सही तरीके से हैंडल कर सके। मगर फिर भी फ्रेंड्स, क्योंकि अमानवीय तरीके से वहाँ पर घटनाएं हो रही हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इस मुद्दे को समय समय पर उठाएगी। खासकर जो वीडियोज़ हमारे सामने आए हैं, ये एक बहुत बड़ी चिंता का सबक है पूरे देश के लिए और इस देश को शर्मसार करते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही मानसून सेशन चालू होता है तो यहाँ पर कोशिश की जाती है कि इस मुद्दे पर डिबेट हो। मणिपुर पे जो हिंसा हो रही है वहाँ पर अपोजिशन पार्टीज का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को इसके बारे में पार्लियामेंट में कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट्स देने चाहिए। इसको लेकर हम देखते हैं कि अपोजिशन ने लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आया है और राज्यसभा में रूल 267 के तहत वहाँ पर वो चाहते हैं कि डिबेट हो, डिस्कशन हो। मगर यहाँ पर रूलिंग पार्टी एनडीए गवर्नमेंट यहाँ पर रूल 176 के तहत बहस चाहती है राज्यसभा में। लोकसभा में तो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है, तो इसके हिसाब से अब बहस होगी। जैसे ही वहाँ पर स्पीकर टाइम देंगे उस टाइम पर उस दिन पर बहस होगी। मगर राज्यसभा में हम देखते हैं कि रूल 267 और रूल 176, इन दोनों के बीच में अब अपोजिशन और रूलिंग पार्टी आपस में खींचतान कर रहे हैं और किस रूल के हिसाब से बहस हो, इसको लेकर एक नई बहस चालू हो गई है। तो आखिरकार क्या है ये रूल्स राज्यसभा के, इनको हम सबसे पहले समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रूल 176 की। ये जो रूल है राज्यसभा का रूल है। राज्यसभा में इस रूल के हिसाब से बहस हो सकती है। ये शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन की बहस है और ये बहुत इंपॉर्टेंट कोई इशू है, नेशनल इंपॉर्टेंस का कोई इशू है जिसको जरूरी है इस समय डिस्कस करना। तो उस समय इस रूल को अप्लाई किया जाता है। छोटे समय के लिए बहस होती है, लगभग 2.5 घंटे तक की यहाँ पर बहस हमको देखने को मिलती है इस रूल के अकॉर्डिंग। इसका जो मोशन है वो कोई भी लेकर आ सकता है। यहाँ पर जो सदस्य है उसके साथ दो अन्य सदस्यों के हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर होने चाहिए। तो इस तरह से आप सबमिट करिए। राज्यसभा के जो हमारे अध्यक्ष हैं, वो चेयरमैन है, उनको आप अपना मोशन सबमिट करिए, वो यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे। तो इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होगी, बहस होगी, लगभग 2.5 घंटे चलेगी और बहुत इंपॉर्टेंट जो विषय हैं उन पर ही यहाँ पर स्पीकर जो राज्यसभा के चेयरमैन हैं उनको एक्सेप्ट करते हैं इन चीज़ों को, तब इस पर बहस होने लगेगी। ठीक है, मगर इसके बाद कोई वोटिंग नहीं होती है, पहली बात तो ये। और इसका टाइम क्या होगा, किस टाइम पर इस मुद्दे पर बहस होगी, ये टाइम यहाँ पर जो राज्यसभा के चेयरमैन हैं वो लीडर ऑफ काउंसिल से डिस्कस करते हैं। जो इस समय पीयूष गोयल हैं यहाँ पर राज्यसभा में, उनसे डिस्कस करते हैं और टाइम एलोकेट करते हैं कि इस टाइम पर इस समय पर हम लगभग 2.5 घंटे की बहस करेंगे इस मुद्दे पर। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये पूरा काम चलता है। यहाँ पर वोटिंग की आवश्यकता नहीं है, इसके बाद कोई वोटिंग नहीं होती है। तो रूलिंग पार्टी जो है हमारी एनडीए गवर्नमेंट चाहती है कि इस रूल के अकॉर्डिंग क्या हो, राज्यसभा में बहस हो। मगर यहाँ पर अपोजिशन पार्टी विपक्ष चाहता है कि जो रूल 267 है
इसके अकॉर्डिंग बहस होनी चाहिए। तो ऐसा क्या खास है इस रूल में, इसको समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, ये जो रूल है ये डिबेट और डिस्कशन करने को अलाउ करता है, और उस समय के उस दिन के खासकर जो भी इंपॉर्टेंट कार्य हैं एजेंडा में होते हैं लोकसभा के, उन सभी जरूरी चर्चाओं को यहाँ क्या कर दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है। और सिर्फ इस रूल के तहत जिस मुद्दे को उठाया गया है, जिस एजेंडे को उठाया गया है, उसी एजेंडे पर चर्चा होगी, और कब तक होगी तो उसकी कोई समय सीमा नहीं है। तो यानी कि एक व्यापक तरीके से, एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हमको डिबेट और डिस्कशन देखने को मिल सकता है इस रूल के अकॉर्डिंग। इसलिए यहाँ पर अपोजिशन चाहती है कि इस रूल के हिसाब से डिबेट डिस्कशन हो, और यहाँ पर कोई भी यहाँ पर पाबंदी नहीं लगेगी टाइम की। साथ में दूसरी बात यह है कि उस दिन के जितने भी कार्य हैं, दूसरे जितने भी पार्लियामेंट्री वर्क हैं, उन सबको निरस्त कर दिया जाएगा। यानी कि आप फोकस होकर एक ही मुद्दे को डिस्कस कर पाएंगे एक लंबे समय तक। इसी के साथ हम देखते हैं कि ये जो मुद्दा है रूल 267 का, इसको कोई भी एक सदस्य यहाँ पर चेयरमैन को आवेदन दे सकता है कि हमको इसके अकॉर्डिंग क्या करना है, डिबेट डिस्कशन कराना है। तो अब तक 70 मेंबर ऐसे हैं 20 जुलाई के बाद जिन्होंने राज्यसभा के चेयरमैन को यहाँ पर ये दिया है आवेदन कि वो रूल 267 के हिसाब से चर्चा कराएं। मगर यहाँ पर हमको ये बात नोट करना चाहिए कि जो चेयरमैन है राज्यसभा के, ये उनका खुद का पर्सनल प्रेरोगेटिव है कि वो एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं। तो ये उनके ऊपर है, वो डिसाइड खुद कर सकते हैं, खुद अथॉरिटी हैं कि उनको ये एक्सेप्ट करना है कि नहीं। उन्होंने यहाँ पर बताया कि जाहिर सी बात है रूल 267 के तहत अगर बहस होगी तो उसकी इंपॉर्टेंस, उसका महत्व बढ़ जाता है अकॉर्डिंग टू रूल, या फिर अन्यथा 176 के तहत हो। तो बताया, उन्होंने खुद बोला है ऐसा कि रूल 267 ज़्यादा अहमियत रखता है। मगर फिर भी यहाँ पर चेयरमैन ने 176 रूल के तहत बहसबाजी करने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इससे पहले हम देखते हैं कि रूल 267 से जो बहस हुई है, लगभग 11 बहस हुई हैं, और सबसे आखिरी बहस जो हमने देखी थी वो हुई थी नोटबंदी पर। उस समय चेयरमैन थे मिस्टर आमिद अंसारी जी। तो उस समय नोटबंदी पर आखिरी बहस हुई थी राज्यसभा में इस मुद्दे पर। तो फ्रेंड्स, इसलिए हम देखते हैं कि रूल 267 बहुत इंपॉर्टेंट है, और अपोजिशन चाहता है कि इस रूल के हिसाब से राज्यसभा में बहस हो। तो ये तो कहानी है पूरी राज्यसभा की। आइए अब समझ लेते हैं लोकसभा की क्या कहानी है। लोकसभा में हम देखते हैं कि एक तो तरीका है बहसबाजी करने का। यहाँ पर कोई भी इंपॉर्टेंट मुद्दा अगर आता है, नेशनल इंपॉर्टेंस का मुद्दा है इमीडिएट सेंस में, तो उसके लिए आप एडजमेंट मोशन ला सकते हो। ये मोशन दिखाता है कि कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस का मुद्दा है अति शीघ्र, जिस पर डिबेट जरूरी है। पब्लिक इंपॉर्टेंस का मुद्दा अति शीघ्र जिस पर डिबेट जरूरी है, तो आप क्या ले आइए, एडजॉर्नमेंट मोशन ले आइए। केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। क्यों लाया जा सकता है केवल लोकसभा में? तो उसका कारण बहुत सिंपल है, क्योंकि अगर आपने संविधान पढ़ा हो तो जो भी हमारी गवर्नमेंट है उसकी जवाबदेही जो है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, अकाउंटेबिलिटी जो है, वो लोकसभा के प्रति बनती है। क्योंकि लोकसभा में डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स आते हैं, इसलिए लोकसभा के प्रति डायरेक्ट इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इसलिए इसको लोकसभा में ही लाया जा सकता है। इसके जो मोशन अगर कोई प्रस्ताव में आ जाता है तो 50 मेंबर्स जो हैं यहाँ पर मिलकर, कोई एक मेंबर जाके बोलता है कि मुझे इस मुद्दे पर एडजॉर्नमेंट मोशन लाना है। अगर 50 मेंबर सपोर्ट करते हैं तो यहाँ पर लोकसभा स्पीकर मंजूरी देते हैं कि इस मुद्दे पर बहसबाजी हम कर सकते हैं। और अगर ये मोशन पास हो जाता है, इस मोशन के बाद देखते हैं हम वोटिंग होती है, इस मोशन के बाद वोटिंग होती है, और ये मोशन अगर पास हो जाता है तो बेसिकली ये माना जाता है कि जो सरकार है उसकी निंदा की गई है। उस मोशन के बाद जो भी निर्णय आता है वो सरकार को यहाँ पर बाध्य करता है कि उस निर्णय पर वो डिसीजन ले। ठीक है, मगर यहाँ पर सरकार को इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। सरकार गिरती नहीं है, मगर सरकार को यह बात माननी पड़ती है, जो भी यहाँ पर डिसीजन आता है उसको सरकार को बात माननी पड़ती है। इस्तीफा देने की जरूरत यहाँ पर सरकार को नहीं होती है। तो इस तरह से काम करता है अपना एडजॉर्नमेंट मोशन। फिर नेक्स्ट मोशन हम देखते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन। अब बात आती है कि अगर यहाँ पर बहसबाजी करनी थी मणिपुर पर तो आप इसी मोशन से कर लेते। ठीक है, स्थगन प्रस्ताव जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, एडजमेंट मोशन से ही कर सकते थे। नो कॉन्फिडेंस मोशन क्यों लाया गया? वो इसलिए लाया गया क्योंकि अगर इस प्रस्ताव को लाया जाता है, एडजमेंट मोशन और इस मोशन में एक ही डिफरेंस है, एक तो उस पर लंबे ड्यूरेशन तक डिबेट हो सकता है, डिस्कशन हो सकता है, और अगर ये मोशन पास हो जाता है, क्योंकि बहसबाजी के बाद वोटिंग होगी, वोटिंग के बाद अगर ये मोशन पास हो जाएगा तो जो गवर्नमेंट है उसको रिजाइन करना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। और यहाँ पर लीडर ऑफ द
हाउस कौन है? हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ये मोशन बेसिकली लीडर के विरुद्ध ही आता है, तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर को बोलना पड़ सकता है। इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन जानबूझकर लाया जा रहा है ताकि इस मुद्दे पर प्राइम मिनिस्टर कुछ बोलें। जो अपोजिशन चाहता है कि ऐसे प्रमुख मुद्दे पर, इंपॉर्टेंट मुद्दे पर, जिस पर पूरा देश, पूरी दुनिया डिबेट कर रही है, ऐसे मुद्दे पर हमारे प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए और यहाँ पर देश को, पूरे विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश भी करनी चाहिए। तो इस तरह से ये अविश्वास प्रस्ताव जो है, नो कॉन्फिडेंस मोशन, लोकसभा में लाया जाता है। इसमें भी हम देखते हैं कि 50 सदस्यों का समर्थन लगता है। उसके बाद इस मोशन को स्पीकर जो है वो एक्सेप्ट करते हैं और अगर ये पारित हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। तो बहुत सिंपल था ये। तो हमने देखा कि किस तरह से डिफरेंट प्रक्रिया है लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर, जिससे हम देखते हैं कि गवर्नमेंट को अकाउंटेबल, जवाबदेही जो है उसकी तय की जा सकती है। अब बात आती है कि क्या गवर्नमेंट या फिर जो पार्लियामेंट है हमारी, वहाँ पर गवर्नमेंट को अकाउंटेबल तय करने के लिए डिबेट डिस्कशन इंपॉर्टेंट है, तो उसकी ज़रूरत है कि नहीं हमको? क्या पार्ट है, क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है डेमोक्रेसी का डिस्कशन एंड डिबेट पार्लियामेंट में जो देखने को मिलते हैं? तो फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी या गवर्नमेंट फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल, जो हम बोलते हैं डेमोक्रेसी के बारे में, तो डेमोक्रेसी का यहाँ पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जब तक है और जो हमेशा रहेगा, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है वो हमेशा रहेगा, उसको एक्सप्रेस करने का बेस्ट तरीका है डिबेट एंड डिस्कशन। डिबेट एंड डिस्कशन एक बेस्ट तरीका है अपने डिफरेंसेस को यहाँ पर जाहिर करने का, अपनी बातों को यहाँ पर रखने का। और यहाँ पर जो हम चाहते हैं, डेमोक्रेसी का मतलब ही यहाँ पर यह होता है कि सबको साथ में लेकर चलना। अगर हम सबको साथ में लेकर चलना चाहते हैं तो सबकी आवाज़ भी हमको सुननी पड़ेगी। तो जब भी कोई डिबेट डिस्कशन होता है तो ऑल वॉइसेस आर हर्ड, सबकी आवाज़ सुनी जाती है। इसलिए डिबेट डिस्कशन समय समय पर इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो एक टेंडेंसी आ जाती है कि पावर करप्ट्स, ऐसा कहा जाता है, हिस्टोरिकल एविडेंस हमारे इसका हमको रेफरेंस देता है कि पावर जो है, पावर का नेचर क्या है, पावर करप्ट्स, और एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो यहाँ पर बेसिकली अगर कोई भी दल सत्ता में है, पावर में है, तो कहीं ना कहीं वो एक समय ऐसा आ जाएगा कि वो करप्शन की तरफ या फिर तानाशाही की तरफ बढ़ने लगेगा, क्योंकि पावर का ऐसा नेचर है, पावर ऐसा नेचर कर देती है व्यक्ति का। ये हिस्ट्री ने हमको सिखाया है। तो यहाँ पर समय समय पर जब भी डिबेट डिस्कशन होंगे तो गवर्नमेंट को अकाउंटेबल जब जब हम हेल्ड करेंगे तो वो गवर्नमेंट की पावर को चेक करेगा, गवर्नमेंट को जवाबदेही बनाएगा, उसके अंदर तानाशाही नहीं आने देगा। तो गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी तय करने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करने के लिए और गवर्नमेंट के एक्शंस को चेक करने के लिए और पब्लिक की जो वॉइस है, ग्रीवियांसेस हैं, उनको उठाने के लिए समय समय पर ये डिबेट्स डिस्कशंस बहुत ज़रूरी हैं। इसलिए फ्रेंड्स, डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में जब तक डिबेट डिस्कशन रहेंगे तब तक हम बोलते हैं कि डेमोक्रेसी और स्ट्रांग होती रहेगी। जब तक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेगा, डिफरेंस ऑफ वॉइसेस रहेंगी, उन सबको जब तक हम समावेशी बनाते रहेंगे, जब तक हम हमारी डेमोक्रेसी को और मजबूत बनाते रहेंगे। इसी मुद्दे पर हम देखते हैं कि बी आर अम्बेडकर जी ने ये कहा था कि डेमोक्रेसी इज नॉट मेरली अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट इज एसेंशियली एन एटीट्यूड ऑफ रिस्पेक्ट एंड रिवरेंस टूवर्ड्स द फेलो मैन। यानी कि बेसिकली जब तक आप हमारे जो दूसरे नागरिक हैं, भले वो आपसे विचारों में अलग हों, भले उनके जो आपके और उनके बीच में मतभेद हो, मगर जब तक आप उनके प्रति एक दृष्टिकोण रखते हैं सम्मान का, आदर का, श्रद्धा का, जब तक आप ये एटीट्यूड रखते हैं, दृष्टिकोण रखते हैं अपने साथियों के लिए, जब तक डेमोक्रेसी सर्वाइव करेगी, जब तक डेमोक्रेसी सर्वाइव करेगी। डेमोक्रेसी में बस ये नहीं है इलेक्शन जीत के गवर्नमेंट बनाना, उसके बाद भी मुद्दे चालू रहते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जरूरी है कि एक समावेशी तरीके से ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर डिस्कशन हो पार्लियामेंट में, ताकि जो मणिपुर में हिंसा हमको देखने को मिल रही है वहाँ पर एक शांति का माहौल आ सके। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा कि पार्लियामेंट में डिबेट डिस्कशन क्यों जरूरी है और किस मुद्दे पर अब बहसबाजी हमको देखने को मिल रही है, जो कि काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि इस समय अगर किसी चीज़ पर बहस होनी चाहिए तो वो होनी चाहिए किस तरह से मणिपुर में हिंसा को रोका जाए, ना कि इस विषय पर कि किस तरह से बहस की जाए। खैर, ये तो बात हुई यहाँ पर पार्लियामेंट की। यहाँ पर हमने देखा क्या रूल्स है हमारे संविधान में और क्यों यहाँ पर बहस हो रही है।
आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करना और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।